राइट। तो अभी क्या कर रहे हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन शुरू कर रहे हैं ह्यूमन आई का। सेकंड लास्ट टॉपिक है, एक सेट इसके बाद है और एक और है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जहाँ पर हमें पढ़नी है। तो ये दो छोटे छोटे से टॉपिक्स बाकी हैं, दिस इज मेनली थियोरी। और इससे पहले जो आपने किया है ना, एक्चुअली जो आपने ह्यूमन आई का थर्ड सेशन किया था, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन। अंडरस्टैंडिंग पार्ट न्यूमेरिकल बेस सबसे ज्यादा उसमें है। उसके बाद जो फोर्थ वीडियो कवर हुआ है हमारा, जिसके अंदर हमने पढ़ा है ग्लास प्रिज्म के बारे में, कौन सा कितना डेविएट करता है उसके बारे में, देन द फ्यूज एंड बिकम वन वाइट लाइट अगेन, वो जो एक्सपेरिमेंट्स हमने छोटे छोटे से किए हैं, दैट इज ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट थिंग। अब ये छोटा सा थ्योरी पार्ट रह गया है, इसमें बहुत कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सिंपल है। तो चलो इसको आज जल्दी से फिनिश कर देते हैं। नाउ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेयर में भी रिफ्रैक्शन हो रही है। रिफ्रैक्शन क्या था बेटा? व्हेन एयर एंटर लाइट फ्रॉम वन मीडियम एंटर्स टू द अदर मीडियम, राइट, हम उसे कहते हैं रिफ्रैक्शन। जैसे कि स्पेस से लाइट आ रही है, स्पेस से सनलाइट आ रही है और वो एंटर करती है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। वहां पर क्या है, एक गैसेस की लेयर है। तो ऑफ कोर्स फ्रॉम द स्पेस दैट इज एम्प्टी, फ्रॉम दैट जब एटमॉस्फेयर के अंदर, हमारी एयर के एनवलप के अंदर जब लाइट एंटर करेगी, तो फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम एंटर करेगी, राइट और नॉट बच्चे? तो वहां पर भी रिफ्रैक्शन होगा, वहां पर भी बेंडिंग ऑफ लाइट होगी। तो दैट वी नीड टू स्टडी नाउ। ठीक है, समझ में आ गया एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन क्यों हो रही है? क्योंकि देयर आर डिफरेंट मीडियम्स देयर, नो। स्पेस से हमारा एटमॉस्फेयर इज डेंसर, तो रेयरर टू डेंसर अगर लाइट आएगी तो ऑफ कोर्स वो क्या हो जाएगी, वो बेंड होगी, उसकी रिफ्रैक्शन होगी। उसके बेस्ड जो नेचुरल फिनोमिनाज होते हैं, हमें स्टार ट्विंकलिंग लगते हैं, स्टार्स की पोजिशनिंग कंटिन्यूअसली चेंजिंग लगती है, लेकिन मून हमें स्टेबल दिखता है। ये सब हमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स अभी समझने हैं। तो यहाँ पर देखें, again like the same thing is repeated here, in the same atmosphere we have air layers having different optical densities। और हमारे जो डिफरेंट लेयर्स हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, है ना, हमारे पता है ना लेयर्स है ना, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, आइनोस्फियर, एक्सोस्फियर, दीज आर डिफरेंट स्फीयर्स। इनकी भी अलग अलग ऑप्टिकल डेंसिटी है। तो यहाँ पर भी रिफ्रैक्शन होगा, व्हेन एवर लाइट एंटर्स इनटू अ डिफरेंट लेयर ऑल्सो, वहां पर भी रिफ्रैक्शन होगा। So, and when light rays pass through the atmosphere having air layers of different optical densities, then refraction of lights take place. The refraction of light caused by Earth's atmosphere having air layers of varying optical densities is called as atmospheric refraction. Got it, बच्चे? समझ में आ गई ये बात कि नहीं आई? देखिए, जैसे यहाँ पर एक सिंपल सा एग्जाम्पल दिया हुआ है हमें, that if we look at the objects through the hot air over a fire, the objects appear to be moving slightly। देखा है कभी फ्लेम्स के ऊपर जो स्मोक है, अगर आप उसके थ्रू किसी ऑब्जेक्ट को देखें तो इट सीम्स लाइक वो ऑब्जेक्ट भी पीछे से मूव कर रहे हैं, है ना? दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलो, द एयर जस्ट अबव द फायर बिकम्स हॉटर देन द एयर फर्दर अप। जो उससे ऊपर एयर है, जो साइड्स में एयर है, उससे द एयर दैट इज एग्जैक्टली अबव फायर इज हॉटर। The hotter air is optical rarer, but the colder air is further up is optical denser। तो वो जो पोर्शन है जस्ट ओवर दैट बर्निंग फायर, दैट इज ऑप्टिकल रेयरर मीडियम, क्योंकि वहां पर पार्टिकल्स की डेंसिटी कम हो जाएगी। एंड द एयर अबव दैट, जो कूलर एयर है उसके ऊपर, दैट विल बी ऑप्टिकल डेंसर वन। So when we see the objects by the light coming from them through hot and cold air layers having different optical densities, then refraction of light takes place randomly, due to which objects appear to be moving slightly। मतलब कुछ ऐसा है कि ये एयर की फ्लेम्स हैं, यहाँ पर ये फायर है, ये फ्लेम्स है। जस्ट यहाँ की जो एयर है, यहाँ, दिस इज रेयरर एंड जस्ट अबव दैट इज डेंसर, राइट बच्चे? है ना? नाउ वी आर सीइंग ऑब्जेक्ट्स बिहाइंड दिस। तो वो ऑब्जेक्ट्स हमें इन डेंसर और रेयरर के मीडियम के बीच में वेविंग दिखेंगे, इसीलिए वी सी देम, क्योंकि रेयर और डेंसर मीडियम के थ्रू वो लाइट हमें एक्सचेंज होकर आ रही है, दैट इज व्हाई वी सी दीज ऑब्जेक्ट्स मूविंग। गॉट इट और नॉट बच्चे? समझ में आया? बट दिस इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑन अ स्मॉल स्केल।
ये तो बिल्कुल छोटे स्केल पर हो रहा है। Please note that under normal circumstances, the air in the upper atmosphere is optical rarer. As we come down, the air in the lower atmosphere is optical denser. मतलब क्या है, जितना आप अर्थ के क्लोज आ जाएंगे, ये अर्थ है, जितना आप अर्थ के क्लोज आ जाएंगे, उतना उतना द एयर इज डेंसर। इसका मतलब द एयर इज डेंसर क्लोजर टू द अर्थ। यहाँ पर ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है, दिस इज डेंसर। और जैसे जैसे आप दूर जाते हैं, वो कम हो जाती है। इट इज रेयरर अप देयर। जो अभी आपने बात की ओवर द फ्लेम, वो इसका रिवर्स था बच्चे। गॉट इट और नॉट? समझ में आ गई बात की नहीं आई? तो जब हम अर्थ की बात करते हैं, तो द वन दैट इज एयर अप, ऊपर, इज ऑप्टिकल रेयरर, एंड एज वी कम डाउन द एट द like closer to the earth, air in the lower atmosphere is optically denser. The arrangement of optical density of air in the atmosphere can however change according to the local conditions. अब ऐसा नहीं है जो मैंने अभी डायग्राम ड्रॉ किया, वो डायग्राम इज यूनिफॉर्म ऑल अक्रॉस, ऐसा नहीं है। कहीं पर इक्वेटोरियल रीजन्स है, वहां हॉट ज्यादा है, वहां अलग डेंसिटीज होंगी। जहां पर फ्रोजन रीजन्स है, फ्रीजर जोन है जो, वहां पर अलग तरीके से होगा काम। तो ये अर्थ के आसपास अलग अलग जगह पर अलग अलग कंडीशंस सच एज टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा कि वहां की ऑप्टिकल डेंसिटी कहाँ तक रेयरर है, कहाँ तक डेंसर है। गॉट इट बच्चे? लेकिन जनरली अर्थ के क्लोजर इज डेंसर एंड अर्थ से दूर इज रेयरर। ठीक है बच्चे, आ गई इतनी बात समझ में? सम ऑफ द ऑप्टिकल फिनोमिना इन नेचर विच अकर ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इज ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। क्यों होते हैं स्टार्स ट्विंकल? देखो यहाँ पर एक डायग्राम से समझते हैं। ट्विंकल मींस कभी हमें लगता है वो ब्राइट है, कभी हमें लगता है वो डल हो गए। ब्राइट डल का ऑल्टरनेट पैटर्न इज कॉल्ड एज ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार। और ये क्यों होता है? नहीं, यहाँ पे ये डायग्राम नहीं है, यहीं पे समझाती हूँ। तो आप ऐसे समझें कि स्टार इज वेरी फार ऑफ अर्थ, है ना? कितना दूर? सन इज द क्लोजेस्ट स्टार, उसके बाद इज अल्फा सेंचुरी, और फिर तो वो प्रॉक्सिमा सेंचुरी, और वो तो बहुत दूर, उनसे पीछे कहीं बहुत फार बियॉन्ड आपको ये जो दूसरे स्टार्स हैं ये स्काई में दिखते हैं। तो क्योंकि द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्स ऑफ अर्थ इज टू फार, टू बिग, इसीलिए वी कंसिडर स्टार्स टू बी द पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। व्हाट इज अ स्टार? इट्स अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। जैसे वो की एक सिंगल टॉर्च होती है ना, जिससे एक सिंगल रे आती है, तो आप स्टार को वो सिंगल रे बॉक्स की तरह समझेंगे कि वहां से एक सिंगल पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, कि एक सिंगल रे वहां से आ रही है। अब होता क्या है, ये हमारी अर्थ है, और उसके ऊपर हमारी एयर का एनवलप, राइट? अब ये पॉइंट सोर्स लाइट है, इससे लाइट आ रही है, ऐसे ट्रैवल होकर, इससे ट्रैवल होकर लाइट आ रही है। लेकिन लाइट की बेंडिंग होगी। रेयरर टू डेंसर होता है तो क्या होता है बच्चे? अगर हम इस सरफेस का टेंजेंट ड्रॉ करें, रेयरर टू डेंसर क्या होगा? लाइट की बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल हो जाएगी ना, है कि नहीं बच्चे? तो पाथ ने जाना इस तरीके से था, लेकिन वो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगा। तो मैं अगर इसे थोड़ा सा स्लाइटली बेंड करके दिखाऊं आपको, तो इट विल बेंड लाइक दिस, थोड़ा सा बेंड हो जाएगी लाइट। और जो यहाँ ऑब्जर्विंग आईज हैं, जो यहाँ से लाइट को ऑब्जर्व कर रही हैं, ऑब्जर्विंग आईज जो है, थोड़ा बड़ा ही बना दूं इसको, बहुत छोटा हो गया ना वो साइड में डायग्राम, कि ये एक स्टार है, यहाँ से लाइट आ रही है, और यहाँ पर एंटर कर रही है उस मीडियम में जो कि एटमॉस्फेयर है, और यहाँ से आप उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं नीचे से। तो मैं सिर्फ आई बना रही हूँ, ठीक है?
आप यहाँ से उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, लाइट, ये लाइट है, ये इसकी बेंडिंग हो जाएगी। तो ये जाना चाहिए था, एंटिसिपेटेड पाथ ये था, लेकिन इसकी लाइट ऐसे बेंड हो जाएगी। राइट बच्चे? और ये जो एयर है ना एटमॉस्फेयर की, ये कंटिन्यूअसली मूव कर रही है। ऑफ कोर्स हमारा जो एटमॉस्फेयर है दैट इज डायनेमिक, मूव कर रही है ना ये एयर, है ना, ये मूव कर रही है। तो ये कभी लाइट हम तक आएगी और कभी लाइट हमसे इधर या इधर मिस हो जाएगी। तो जब हम तक लाइट रीच कर पाएगी देन वी विल सी द स्टार ब्राइटनेस, और जब वो हमें मिस कर देगी वी विल सी इट फेडेड। गॉट इट और नॉट बच्चे? दैट इज हाउ ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज हैपनिंग। स्टार वैसे ही ग्लो कर रहा है, वो ट्विंकल नहीं कर रहा है, उसमें कोई वोल्टेज प्रॉब्लम नहीं है, वो वैसा ही ब्राइट ग्लो कर रहा है। हम तक कभी लाइट आ रही है और कभी लाइट नहीं आ रही है। आ रही है बच्चे, बात समझ में कि नहीं आ रही है? मैम पर ये सब हवा के वजह से हो रहा है। हाँ, एक तो रेयरर से डेंसर मीडियम में लाइट एंटर की इसलिए बेंड हो गई, फर्स्ट थिंग। और ऊपर से एयर डायनेमिक एनवायरनमेंट है, वो कंटिन्यूअसली मूविंग है, तो वो कभी लाइट इधर ट्रैवल कर रही है, कभी उधर ट्रैवल कर रही है, एंड इट इज मिसिंग आवर आईज। गॉट इट और नॉट बच्चे? पढ़े अब इसे एक बार डिटेल में। We know that stars emit light of their own. They are that is called starlight. Due to this light, the stars shine in the night sky. When we look at the star in the sky on a clear light, we observe that the intensity of light coming from it changes continuously. Kabhi they glow bright, kabhi they become very dim. In fact, the stars go on becoming bright and dim, which is called twinkling of stars at night. The twinkling of star is due to the atmospheric refraction of star's light. When the light coming from the star enters the Earth's atmosphere, it undergoes refraction due to the varying optical densities of air at various altitudes. सबसे पहले तो स्पेस में से आई, एम्प्टी जगह से आई, एटमॉस्फेयर में एंटर की, दैट इज एन ऑप्टिकल रेयर मीडियम। फिर जो लेयर्स हैं अर्थ की, वो एटमॉस्फेयर की, वो भी अलग अलग ऑप्टिकल डेंसिटीज हैं, अलग अलग हाइट्स पर, तो उनमें भी रिफ्रैक्शन हो रहा है। The atmosphere is continuously changing, due to which the optical density of air at different level in the atmosphere keeps on changing. अब atmosphere continuously change हो रहा है, एयर ही तो है, वो कोई कोई कंटेंट चीज तो नहीं है। तो अब उसकी वजह से भी ऑप्टिकल डेंसिटीज कंटिन्यूअसली चेंज हो रही हैं एट डिफरेंट लेवल्स। द कंटिन्यूअसली चेंजिंग एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्ट्स द लाइट फ्रॉम स्टार्स बाय डिफरेंट अमाउंट्स फ्रॉम वन मोमेंट टू द नेक्स्ट। इस मोमेंट ऐसा रिफ्रैक्ट किया है, दूसरा मोमेंट थोड़ा और अलग तरीके से रिफ्रैक्ट करेगा। When the atmosphere refracts more starlight towards us, the star appears to be bright, and when the atmosphere refracts less starlight, then the star appears to be dim. आ गई बच्चे बात समझ में कि नहीं? Sometimes it is brighter, sometimes it is dim. In the way starlight reaching our eyes increases and decreases continuously due to atmospheric refraction, and the star appears to twinkle at night. आ गई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? सिंपल था एकदम कॉन्सेप्ट। We know that those stars twinkle at night, but planets they do not. Planets क्यों नहीं twinkle करते? Light coming from Venus that doesn't seem to bright and dim का pattern follow करते हुए. Why? Because planets are closer to us. They are not point source of light. वो point source of light ही नहीं है। वो अब उनकी अपनी light नहीं है. They are reflecting light. तो कभी वो कोई लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है, कभी वो कोई लाइट रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो दैट इज एक्चुअली द बीम ऑफ लाइट दैट इज कमिंग फ्रॉम देयर। दैट इज नॉट अ सिंगल रे। स्टारलाइट इज कंसिडर्ड अ रे कमिंग टू अस, लेकिन planet से that the light that is coming to us is not a single ray, that is a beam of light। मतलब वो एक कलेक्शन ऑफ रेज है जो हम तक आ रहा है, और उसमें कुछ मिस कर जाती हैं हमारी आईज, कुछ हमें मिलती रहती हैं, तो इसीलिए दे डजंट सीम टू ट्विंकल टू अस। गॉट इट और नॉट? पढ़े इसको एक बारी। This can be explained as follows. The star appears very, very small to us because they're very, very far off. The stars can be considered to be a point source of light. The continuously changing atmosphere is able to cause variation in the atmosphere coming from a point-sized star due to refraction, because of which stars appears to be twinkling. On the other hand, the planet appear to be quite big to us because they're very much near to the Earth. So a planet can be considered as a collection of very large number of point sources of light. तो वहां से तो बहुत सारी लाइट्स आ रही हैं ऐसे।
ऐसे आ रही है प्लैनेट से हमारी आईज पे लाइट। तो रिफ्रैक्शन की वजह से अगर कुछ मिस भी कर जाती हैं, तो कुछ तो हम तक आ ही रही है, इसीलिए हमें प्लैनेट ट्विंकलिंग नहीं लगता। Getting it? The dimming effect produced by some of the point sources of light in one part of the planet is nullified by the brighter effect produced by the point source of light in its other part. कुछ पार्ट अगर मिस कर गया पॉइंट सोर्स से, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बिकॉज द रेस्ट इज taking care of that, right? Thus, on the whole, the brightness of a planet always remains the same and hence it does not appear to be twinkle. We can now say that the continuously changing atmosphere is unable to cause variation in the light coming from a big sized planet, because of which the planet does not twinkle at all. आ गई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? क्लियर है एकदम? आर्यदित्य गुड नाइट। सो जाओ बेटा, पढ़ाई मत करो, एक्टिवली बैठ के सो जाओ। चले नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझे। नाउ दे आर सेइंग द स्टार सीम्स हायर देन दे एक्चुअली आर। अब स्टार हमें हायर क्यों लग रहे हैं, ये बात हम अभी एक्चुअली कर भी चुके हैं डिस्कस। देखो, मैं यहाँ पर एटमॉस्फेयर की लेयर बना रही हूँ और ये हमारी अर्थ है, ठीक है जी। तो अभी देखो, जो लाइट हम तक आ रही है वो ऐसे आकर बेंड हो गई, राइट? एटमॉस्फेयर यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉन है टुवर्ड्स नॉर्मल, बेंड हो गई ना, थोड़ी सी इधर शिफ्ट हो गई, है ना बच्चे? तो अब हम अगर इस लाइन को सीधा ड्रॉ करें, हमारी आईज को तो क्या समझ में आता है? हमारी आईज को समझ में आता है दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, तो हमको उसका पोजीशन ऐसा लगेगा। गॉट इट और नॉट? आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही? Due to atmospheric refraction, the star seems to be higher in the sky than they actually are. Light from the star is refracted as it leaves space, a vacuum, and enters Earth's atmosphere. Air higher above in the sky is rarer, but the nearer the Earth's surface is denser. So, as the light from the star comes down, the dense air bends the light more. Due to this refraction of stars' light, the stars appear to be higher position. For example, in figure 27, though the actual position of the star is A, this is the actual position of the star, but due to atmospheric refraction, it seems higher in the sky at position B. क्योंकि इसको हम इस तरीके से स्टेट एज्यूम करते हैं कि ये सीधा है। This is because our eye will see the star at the position from where light enters in the straight line direction. Our nearest star, the sun, also seems higher than it actually is due to atmospheric refraction. Got it, everyone, or not? Now, this is an important question. आपको पता है, एक्चुअली जब आप कहते हो ना सनसेट हो गया, तो सनसेट उससे 2 मिनट पहले हो चुका होता है, बट आपको तब भी सन दिख रहा होता है। सनसेट होने के बाद भी फॉर 2 मिनट्स यू कैन सी द सन। मतलब अगर आप यहाँ पर हैं अर्थ के सरफेस पर, और आप सन को कहाँ तक देख पाएंगे? इसी लेवल तक देख पाएंगे ना, इसके लेवल यहाँ पर नीचे आ गया अगर सन, तो आप उसे नहीं देख पाएंगे ना, लेकिन आप उसे देख पाते हैं। यहाँ इस लेवल तक जाने पर भी आपको सन दिखता है। क्यों दिखता है? नीचे जाने पर उसको सन सन क्यों दिखता है? क्योंकि सन की लाइट कैसे आ रही है? सन की लाइट एंटर कर रही है आपके एटमॉस्फेयर में, और लाइट एंटर करके करेगी बेंड, बेंड करेगी ना, तो वो नीचे आ चुका है, लेकिन लाइट फिर भी बेंड होकर आप तक पहुंच जाएगी। देखो अभी डायग्राम में समझाती हूँ इसे। ये देखो बच्चे, ये आपकी आईज है और ये होराइजन है, इसके नीचे आपको अब नहीं दिखना चाहिए, है ना? तो लेकिन सन की जो लाइट है वो ये सीधी लाइन आई, राइट? इस तरीके से रेज है सन की, यहाँ आपका एटमॉस्फेयर शुरू है, यहाँ से जो ये लाइट थी ये बेंड कर गई और आप तक रीच कर गई, पर आपको लग रहा है कि दिस कम्स फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन। आप उसकी अपेरेंट पोजीशन ये समझेंगे और ये सन आपको यहाँ दिखेगा। गॉट इट और नॉट बच्चे? कुछ आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा? तो एक्चुअली जब ये एटमॉस्फेयर है आपका, ये लाइट यहाँ से बेंड कर गई, एक्चुअली तो सीधा चले जानी थी, तो आपको नहीं दिखना चाहिए था यहाँ पर,
लेकिन लाइट एटमॉस्फेयर की वजह से बेंड करके आपके आईज तक आ गई एंड यू क्रिएटेड एन इमेज ऑफ द सन हेयर। तो इसे कहते हैं डिलेड सनसेट। व्हेन यू से द सन हैज ऑलरेडी सेट, सन उससे 2 मिनट पहले सेट हो चुका होता है। गॉट इट बच्चे? क्लियर विद दिस फैक्ट? इसी तरीके से इट इज एडवांस्ड सनराइज। अब हम इसे समझ लेते हैं, सनराइज हो रहा है तो दिस इज द होराइजन। अगर सन अभी यहाँ है तो आपको नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि अभी सनराइज नहीं हुआ, अभी सन यहाँ पहुंचा ही नहीं है कि आपको दिखे। लेकिन उस सन की लाइट आप तक पहुंचनी शुरू हो गई है, क्योंकि वो आपके एटमॉस्फेयर पे बेंड हो रही है, तो आप समझेंगे कि सनराइज हो गया। दिस इज कॉल्ड एडवांस्ड सनराइज। गॉट इट बच्चे और नॉट? सिंपल है फैक्ट एकदम। तो इसका मतलब सनराइज होने से पहले 2 मिनट आपको दिखना शुरू हो जाता है। अभी राइज हुआ भी नहीं है, होराइजन से ऊपर नहीं आया, लेकिन 2 मिनट उससे पहले आपको दिखने लग जाता है। और जब वो सेट हो रहा होता है तो वो आपको सेट होने के 2 मिनट बाद तक भी दिखता रहता है। इसका मतलब टोटल 4 मिनट्स एक्स्ट्रा यू हैव वांट टू सी सन, है ना बच्चे? सनराइज 2 मिनट्स पहले हो गया और सेट होने के भी 2 मिनट्स बाद तक दिख रहा है। तो इन ऑल यू आर सीइंग एक्स्ट्रा सन फॉर 4 मिनट्स, जबकि वो आपको 4 मिनट्स कम दिखना चाहिए। आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही? पढ़े इसे। इट इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन दैट वी कैन स्टिल सी द सन for about 2 minutes even after the sun has set below horizon। horizon से नीचे जा चुका है, फिर भी 2 मिनट्स एक्स्ट्रा के लिए you can see that। we conclude that we can see the sun 2 minutes before the actual sunrise, 2 मिनट पहले दिख रहा है, and 2 minutes after the actual sunset। So the time from sunrise to sunset lengthened about 4 minutes because of atmospheric refraction। Thus the day would have been shorter by 4 minutes if the earth had no atmosphere। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो हमारे लिए सनराइज और सनसेट 4 मिनट्स कम होता। The sun appears flattened at sunrise and sunset। The apparent flattening of sun's disk at sunrise and sunset is due to the atmospheric refraction again। हमें sun flat दिखता है at sunrise and sunset, ठीक है? क्योंकि अभी उसकी सिर्फ फ्लैट सरफेस से आ रही है ना लाइट। तो अगेन ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, बट वो आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि फ्लैटनिंग ऑफ सन इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। नाउ वी हैव कवर्ड दिस सेट, दिस ऑल्सो कम्स एज ए होमवर्क। नेक्स्ट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट दैट वी नीड टू डिस्कस। नाउ व्हाट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट? स्कैटरिंग ऑफ लाइट मीन्स लाइट को वेरियस डायरेक्शंस में रैंडमली बिखेर देना, ठीक है? दैट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसी की वजह से स्काई कभी आपको ब्लू दिखता है, कभी आपको इवनिंग के टाइम पे रेड, ऑरेंज, ऐसे ऐसे कलर्स दिखते हैं। गॉट इट और नॉट बच्चे? तो अब हमें ये समझना है यहाँ पर कि सन स्काई हमें ब्लू क्यों दिखेगा और सनसेट और सनराइज पर वो हमें रेड कलर का या ऑरेंज कलर का क्यों दिखेगा, ठीक है? तो सबसे पहले पढ़ते हैं व्हाट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। Means throw light in various random directions is when it falls on various types of suspended particles in its path depending upon the size of the particle, the scattering of white light as such or of the colored light which make up the white light। So we will study after a while the blue color of the sky and the red color of the sunrise and sunset can be explained on the basis of scattering of light। लेकिन पहले एक बार scattering of light को डिटेल में समझ लेते हैं with Tyndall effect। हमने टिंडल इफेक्ट सबने देखा है, हमारे रूम में लाइट आती है, वो एक्चुअली लाइट का पाथ नहीं होता जो हमें दिख रहा होता है। लाइट वो पार्टिकल्स वहां पहले ही है, जो आपको पार्टिकल्स विंडो से लाइट आते हुए दिख रहे हैं, वो लाइट के फोटॉन्स नहीं है, वो एयर के सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं जो वहां लाइट नहीं थी तब भी थे, जो यहाँ अभी भी हैं लेकिन मुझे दिख नहीं रहे हैं। तो वो मुझे तब क्यों दिखे? क्योंकि वो पार्टिकल्स का साइज वाज बिटवीन 1 to 100 नैनोमीटर और ग्रेट देन 100 नैनोमीटर। मतलब कोलॉइड या फिर सस्पेंशन की साइड उस पार्टिकल्स का, सस्पेंडेड पार्टिकल का साइज था, जिसके मतलब लेस देन 1 नैनोमीटर नहीं कह सकते हैं उसे हम। तो ग्रेटर देन 1 नैनोमीटर या फिर मोर देन 100 नैनोमीटर, ग्रेटर देन 1 नैनोमीटर एनीवेयर। तो वो पार्टिकल का साइज था जिसने की स्कैटरिंग ऑफ लाइट कर दिया। गॉट इट बच्चे और नॉट? आई बात समझ में कि नहीं आई? तो अब लाइट ने सिर्फ पाथ फिजिबल किया। अगर आप लोगों को याद हो टिंडल इफेक्ट, आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था, याद है किसी को टिंडल इफेक्ट 9th क्लास जो पढ़ा था?
जल्दी से बताओ, फटाफट से। याद है? ऐसे 3 जार बनाए थे। एक में ये वाटर विद सॉल्ट समझ लेते हैं, एक में मिल्क समझ लेते हैं, और एक में मडी वाटर समझ लेते हैं। सो दिस इज सॉल्यूशन, दिस इज कोलोइड, एंड दिस इज अ सस्पेंशन। ठीक है? इसमें पार्टिकल 1 नैनोमीटर से छोटा होता है, इसमें बिटवीन 1 to 100 होता है, इसमें मोर देन 100 होता है पार्टिकल का साइज। मतलब पार्टिकल सबसे छोटे सॉल्यूशन में होते हैं। जैसे पानी में सॉल्ट डिसॉल्व कर दिया, गायब हो गया। अब अगर आप यहाँ पर एक टॉर्च बना दें, जिससे लाइट आ रही है, तो आप लाइट को स्कैटर्ड देख पाएंगे एक कोलॉइड के अंदर, मिल्क के अंदर आपको दिखेगा पाथ, सस्पेंशन के अंदर आपको दिखेगा पाथ, लेकिन आपको सॉल्यूशन में लाइट कभी भी नहीं दिखेगी। यहाँ पार्टिकल का साइज ही इतना छोटा है कि वो लाइट को स्कैटर कर ही नहीं रहा, लाइट रैंडम डायरेक्शंस में बिखेर ही नहीं रहा। यहाँ पर पार्टिकल का साइज इज बिगर, जिसकी वजह से स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो रही है, तो हमारे लिए ये पाथ इल्यूमिनेटेड है, ब्राइटर है। और यहाँ पर तो पार्टिकल का साइज बहुत ही बड़ा है, इतना बड़ा है कि सेटल डाउन ही हो जाएगा थोड़ी देर में। आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही? दिस इज टिंडल इफेक्ट, जो आप 9th में पढ़कर आए हो। तो एयर क्या है? एयर विद पॉल्यूटेंट्स इज व्हाट? इट इज अ कोलॉइड, राइट? है ना? इसमें सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, जिसमें पॉल्यूटेंट्स होते हैं, स्मोक होता है, डस्ट होता है, फॉग होता है, मिस्ट होता है, वो सब क्या है? देयर ऑल काइंड्स ऑफ कोलॉइड्स। तो टिंडल इफेक्ट तो शो करेगा, लाइट स्कैटर करेगा, वही यहाँ पर दिखा रहा है। तो जब ट्रीज के अंदर से सनलाइट आती है, आपको इस तरीके से दिखता है, दिस इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट थ्रू कैनोपी ऑफ अ फॉरेस्ट। आई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? टिंडल इफेक्ट क्या है? कोई प्रॉब्लम इसमें? चलो इसे एक बार रीड भी कर लेते हैं। 9th क्लास का रिव्यू तो मैंने आपको दे दिया। The scattering of light by particles in its path is called Tyndall effect. When a beam of sunlight enters a dusty room through a window, then its path becomes visible to us. This is because the tiny dust particles present in the air of a room scatter the beam of light all around the room. And when this scattered light enters our eyes, we can see the beam of light. Thus, an example of Tyndall effect is a beam of sunlight becomes visible as it passes through the dust particles in the air of a room. Tyndall effect can also be observed when sunlight passes through a canopy of dense forest. Here, tiny water droplets in the mist scatter sunlight. तो जो छोटे छोटे पानी के ड्रॉपलेट्स हैं यहाँ पर वो स्कैटर करते हैं सनलाइट को। We have just studied the spectrum of sunlight, which consists of 7 colored lights. If we look up at the spectrum of white sunlight, we will observe that the red and blues are most predominant ones. मतलब आप इनके अंदर देखेंगे ना, आपको कभी कभी रेड एंड ब्लू का शेड्स दिखेंगे। रेड कलर्ड लाइट्स हैव गॉट लॉन्गर वेवलेंथ, लिख लो इसे प्लीज, भूलोगे नहीं, नहीं तो बाद में। रेड कलर आर हैव गॉट लॉन्गर वेवलेंथ्स, but the blue colored ones have got shorter wavelengths. Blue colored have shorter wavelengths. अब ये कैसे याद रहेगा? ये लॉजिक भी है। आपने देखा है जितने अलर्ट सिग्नल्स होते हैं, डेंजर सिग्नल्स, सब रेड कलर से लिखे होते हैं। वाई? सिग्निफिकेंस क्या है? रेड हैज गॉट ए लॉन्गर वेवलेंथ, दूर से भी दिखेगा। ठीक है? वेवलेंथ का प्रैक्टिकली मतलब क्या है? मतलब वो ऐसी वेव ट्रैवल करता है रेड लाइट। और ब्लू शॉर्टर वेवलेंथ। अगर ऐसी ही करनी है, इतने ही एम्पलीट्यूड की करनी है, तब भी वेवलेंथ शॉर्टर है। ऐसे एम्पलीट्यूड हो सकता है सेम हो इसके जितना ही, हाइट इसके जितनी हो, लेकिन वेवलेंथ शॉर्टर है। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय वन वेव
वन कंप्लीट वेव, ये वन कंप्लीट वेव है ना, वन कंप्लीट क्रस्ट एंड वन कंप्लीट ट्रफ इज वन वेवलेंथ। तो ब्लू कलर का शॉर्टर वेवलेंथ है और रेड कलर का लॉन्गर। वो एक वेव ही ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर जाती है। तो लॉन्गर वेवलेंथ का मतलब समझ में आया और शॉर्टर वेवलेंथ का मतलब समझ में आया। वन कंप्लीट क्रस्ट, वन कंप्लीट ट्रफ टुगेदर ट्रेवल्स लॉन्गर इन रेड कलर, वन कंप्लीट क्रस्ट, वन कंप्लीट ट्रफ इन ब्लू कलर ट्रेवल्स दी शॉर्टेस्ट। आ गई बात समझ में कि नहीं आई? नॉट शॉर्टेस्ट, शॉर्टर। In fact, the wavelength of blue light is almost half of that of red light. Fact, important fact, लिख लो. In 1859, in an attempt to explain the blue color of the sky, Tyndall discovered that when white light consisting of 7 colors is passed through a clear liquid having small suspended particles in it, then the blue color of white light have the shorter wavelength is scattered much more than the red color. तो अब ये देखा गया, टिंडल ने ये एक एक्सपेरिमेंट करके बात डिस्कवर की कि जब आप 7 कलर्ड से कंपोज्ड एक व्हाइट लाइट जब आप किसी क्लियर लिक्विड पर आप उसे थ्रो करेंगे तो वहां पर ब्लू कलर्ड लाइट जो है 7 कलर्स में से जो ब्लू कलर का स्पेक्ट्रम है दैट इज स्कैटर्ड मोर देन द रेड कलर्ड वन। तो रेड कलर की स्कैटरिंग हुई नहीं, ब्लू की स्कैटर हुई, जो स्कैटर होगा वही तो दिखेगा, है ना बच्चे? आ गई बात समझ में कि नहीं आई? ब्लू लाइट हैज गॉट शॉर्टर वेवलेंथ सो इट इज scattered more easily. On the other hand, red light has longer wavelength, so it is not scattered much. In other words, blue colored light present in the white light is scattered much more easily than red light. In fact, blue light present in the sunlight is scattered 10 times more than the red light. तो ब्लू कलर ज्यादा स्कैटर होता है क्योंकि उसकी शॉर्टर वेवलेंथ है। लिख लो प्लीज, ब्लू कलर शॉर्टर वेवलेंथ स्कैटर्ड मोर। कीवर्ड्स लिखिए, मेंशन करना जरूरी है। ब्लू कलर शॉर्टर वेवलेंथ स्कैटर्स मोर और ब्रैकेट में रफली 10 टाइम्स मोर। रेड कलर लॉन्गर वेवलेंथ स्कैटर लेस। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो स्काई ब्लू क्यों दिखेगा? क्योंकि लाइट ब्लू कलर की ज्यादा स्कैटर होती है रेड से। Now the Earth's atmosphere is a heterogeneous mixture of a minute particles. Colloid है ना? These particles include suspended dust particles, tiny water droplets, and molecules of air, such as nitrogen, oxygen, which make up the air. When light coming from the sun strikes the particle present in the atmosphere, then what happens to the light particles on its wavelength and the size of the particle it hits? मतलब जो सब वेवलेंथ की लाइट है ये अलग अलग वेवलेंथ की लाइट इन पार्टिकल्स पे हिट करके अलग अलग एक्ट करेगी, क्योंकि अलग अलग पार्टिकल साइज है उन पे हिट होगा तो they'll behave differently. Dust particles and water droplets suspended in the atmosphere are much larger than the wavelength range of the visible light. When white light coming from the sun hits these larger particles, water droplet भी larger particle है, dust particles भी larger particles है, जब white light in larger particles पे hit करती है, it gets reflected, ये reflect back कर जाती है and it gets scattered in different directions. The different colors of white light are reflected by the dust and water particles in the same way. अभी सारे white light के different colors ऐसे ही scattered होते हैं. Due to this, the scattered light appears to be white. इसीलिए scattered light आपको white ही दिखती है. Because it still contains all the colors of white light. तो जब भी आपको ये डस्ट पार्टिकल्स के साथ स्कैटर्ड लाइट दिखेगी तो आपको व्हाइट ही दिखेगी, जैसे अभी फ्रॉम द फॉरेस्ट कनॉपी दिख रही थी वो आपको व्हाइट ही दिख रही थी क्योंकि सारे ही रैंडमली स्कैटर हो गए। Thus when white sunlight falls on the larger particles तो फिर वो आपको व्हाइट ही लगेगी जैसे कि ऊपर वाले डायग्राम में थ्रू द कनॉपी ऑफ द फॉरेस्ट दिखाया था। Now the air molecules like nitrogen and oxygen they are present in the air are smaller. उनका साइज क्या है? छोटा है। सबसे बड़ा साइज किसका है? डस्ट पार्टिकल का और वाटर वेपर का। उससे छोटा साइज किसका है? गैसेस का, N2 and O2 का। So when light coming from the sun hits these very small air molecules, N2 or O2, it behaves differently. Since different colors of white light have different wavelengths, so they are affected differently here.
The lower wavelength light that is blue are scattered much more. जब इन particles को hit करेगी तो blue light is scattered more. Blue light scatters more. जिसकी वजह से the sky appears to be blue. Right or not? But the higher wavelength light reds are scattered much less. यहाँ पर red उतना scatter ही नहीं करता क्योंकि उसकी wavelength high है. Thus, when white light falls on the extremely small particles like air molecules present in the atmosphere, it is not scattered as white light. The molecules of air scattered mainly the lower wavelengths of light which have got blue shades. तो जैसा blue indigo वाली जो shade range है ना सारी rainbow की, वो वाला आपको यहाँ पर color दिखेगा, thus making the sky appears blue. From the above discussion, we can conclude that color of the scattered light depends on the size of the scattering particle. ये मैंने आपको 9th के रिव्यू में भी बता दिया कि स्कैटर हो रही है लाइट लेकिन किसकी वजह से पार्टिकल साइज की वजह से बड़े पार्टिकल साइज की वजह से अब लेकिन एयर में ही इतने सारे पार्टिकल्स हैं जिनके साइज अलग अलग है तो जो बहुत बड़ा पार्टिकल है वो सबको ही स्कैटर कर देगा सारे कंपोनेंट्स को सारे 7 कलर्स पूरे विबग्योर स्पेक्ट्रम को स्कैटर करेगा इसीलिए डस्ट पार्टिकल्स होंगे जब रूम में या वाटर ड्रॉपलेट्स होंगे एयर में तो 7 के 7 कलर्स जो है वो स्कैटर हो जाएंगे द लाइट अपियर्स वाइट देन ठीक है इसीलिए आपको व्हाइट लाइट दिखेगी लेकिन जब एयर क्लीनर है एयर के पार्टिकल से स्कैटरिंग हो रही है N2 और O2 से हो रही है तो फिर आपको स्काई ब्लू दिखाई देगा क्योंकि इट इज बिकॉज ऑफ द शॉर्टर वेवलेंथ स्कैटर्ड द मोर तो ब्लू रेंज जो है वो ज्यादा स्कैटर हो रही है इसलिए वो ज्यादा दिखेगा और रेड कम स्कैटर हो रही है इसलिए स्काई जो है वो ऑरेंजिश रेडिश नहीं दिखेगा ठीक है तो दिस आई हैव कंक्लूडेड फ्रॉम हेयर गोइंग टू द नेक्स्ट थिंग व्हाई इज द स्काई ब्लू दिस आई हैव एक्सप्लेन देखो बच्चे ध्यान से स्काई ब्लू हमें तब दिखता है व्हेन सन इज रफली अबव अर्थ और उसकी लाइट हमें इस तरीके से आ रही है ठीक है और यहाँ पर जो स्कैटरिंग हो रही है वो किसकी मैक्सिमम हो रही है थ्रू O2 एंड N2 इसमें ब्लू पार्ट की स्कैटरिंग ज्यादा हो रही है इसीलिए हमें वो ब्लू स्काई दिखता है गॉट इट बच्चे और नॉट क्लियर है ठीक है इसको पढ़ लेना मैंने ये समझा दिया है पूरा एंड नाउ आई एम नॉट रीडिंग थ्रू ईच एंड एवरी लाइन इफ अर्थ हैड नो एटमॉस्फेयर अगर कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता तो क्या होता देयर वुड हैव बीन नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट एट ऑल इन दैट केस नो लाइट फ्रॉम द सन वुड हैव रीच्ड entered his eyes and the sky would have looked dark and black जैसा कि स्पेस में है स्पेस में भी तो सन है लेकिन स्पेस इज मोस्टली ब्लैक है ना वाई क्योंकि वहां स्कैटर ही नहीं हो रही है लाइट क्योंकि एटमॉस्फेयर ही नहीं है एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स नहीं है तो लाइट की स्कैटरिंग ही नहीं होगी गॉट इट और नॉट इन द आउटर स्पेस स्काई लुक्स डार्क एंड ब्लैक इंस्टेड ऑफ ब्लू बिकॉज ऑफ द सेम रीजन क्योंकि वहां एटमॉस्फेयर नहीं है ठीक है देखो वी नो दैट द डेंजर सिग्नल लाइट्स आर रेड इन कलर वो हमेशा डेंजर सिग्नल की जो लाइट्स होती हैं वो रेड इन कलर होती हैं बिकॉज ऑफ द लॉन्गर वेवलेंथ दे आर लीस्ट स्कैटर्ड बाय फॉग और स्मॉक वो स्कैटर नहीं होती इजीली इसीलिए ड्यू टू दिस रेड लाइट कैन बी सीन इन द सेम कलर इवन फ्रॉम अ डिस्टेंस तो बहुत दूर से भी रेड कलर रेड ही दिखता है फॉग और मिस्ट उसे स्कैटर नहीं कर पाती Why the sun appears to be red at the sunrise and sunset ये देखो अब एक्चुअली क्या होता है सनराइज और सनसेट पे ना सन ऊपर नहीं है ओवरहेड नहीं है ना ऊपर होता तो ब्लू दिखता लेकिन अब साइड्स में है ऐसे तो साइड्स में होने की वजह से जब इस तरीके से लाइट एंटर कर रही होती है ना तो मोस्ट ऑफ द ब्लू स्कैटर्ड अवे लाइक दिस ऐसे स्कैटर हो जाता है तो हम तक पहुंच पाती है रेड लाइट क्योंकि दैट इज लीस्ट स्कैटर्ड नो तो ब्लू तो हम तक पहुंचने में ब्लू तो स्कैटर हो गया N2 O2 से टकराकर तो वो स्कैटर हो गया अवे फ्रॉम आवर आईज क्योंकि स्लांटिंग आ रही है ना लाइट तो हम तक पहुंच कौन सी लाइट पाई जो फार्दर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी और वो लाइट कौन सी है देखो ध्यान से खुद ही समझो बेटा यहाँ से जो लाइट आ रही है दैट इज कवरिंग अ शॉर्टर डिस्टेंस राइट तो शॉर्टर डिस्टेंस तक तो ब्लू लाइट आ सकती है ना लेकिन ये ऐसा लॉन्गर डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है लाइट तो ये ब्लू सब स्कैटर हो जाएगी विद N2 एंड O2 पार्टिकल्स लेकिन सीधा इतना लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करके आ पाएगी सिर्फ रेड लाइट तो रेड लाइट ट्रैवल्स द लॉन्गर विदाउट गेटिंग स्कैटर्ड
इसीलिए हमें सनराइज और सनसेट पे स्काईज अपीयर टू बी रेडिश एंड ऑरेंजिश। क्लियर है कि बात नहीं है, समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है बच्चे, दिस ऑल आई हैव एक्सप्लेन्ड यू कि देखो यहाँ पर आपने एक सोर्स रखा, बीच में आपने एक वाटर रख लिया जिसके अंदर सस्पेंडेड पार्टिकल्स रखे हैं, कोलॉइड बना दिया इसको, कुछ भी यहाँ पर सल्फर डाला है उन्होंने, एक कोलॉइड सोल्यूशन। और अब आप यहाँ से कॉन्वेक्स लेंस से इस पॉइंट सोर्स ऑफ इस सोर्स ऑफ लाइट को आप अलग अलग बीम्स में चेंज करके, क्योंकि एक फोकस से आ रहा है तो वो सब पैरेलल चली जाएंगी ना बीम्स, तो आपने वो सब पैरेलल बीम से क्रॉस किया, एक कॉन्वेक्स लेंस वापस लगाया, तो आप देखेंगे यहाँ पर सिर्फ रेड लाइट ही ट्रैवल करके पहुंच पाएगी, क्योंकि यहाँ तक सारी ब्लू तो स्कैटर कर जाएगी, तो लॉन्गर ट्रैवल करेगी सिर्फ रेड लाइट। विद दिस एक्सपेरिमेंट दिस वी हैव प्रूवन दैट रेड ट्रैवल्स फार्दर। इसीलिए जब वो आपके साइड से आ रही है लाइट आपको, तो इसीलिए वो लॉन्गर डिस्टेंस ट्रैवल करके आप तक आ पा रही है। गॉट इट एवरीवन और नॉट? सिंपल था, थ्योरी था, समझो तो बहुत आसान है। नहीं पढ़ाई करोगे, रीड नहीं करोगे थ्रू लाइंस, तो फिर मुश्किल लगेगा। तो चलो जल्दी से अभी इस टॉपिक को फिनिश करो, रीड करो, बैक एक्सरसाइज शुरू करो। यू विल बी एलिजिबल टू सिट इन द टेस्ट टुमारो ओनली इफ यू कंप्लीट द बैक एक्सरसाइजेस, एंड ऑल द सेट्स शुड बी मार्क्ड इन द ग्रुप कि यू हैव कंप्लीट ऑल द सेट्स। अगर सारे सेट्स इस चैप्टर के कंप्लीट है, ओनली देन यू आर एलिजिबल टू अपीयर फॉर द टेस्ट टुमारो। ओके एवरीवन? नहीं तो कोऑर्डिनेटर्स बिना ओपन किए आपका टेस्ट शीट 0 मार्क्स दे देंगी रिपोर्ट फाइल में। ठीक है, चलो। कल के संडे टेस्ट का सिलेबस क्या है? एक तो ये है ह्यूमन आई, पूरा करना है, एक एपी, ह्यूमन आई और एपी। ठीक है बच्चा, चलो आई एम स्टॉपिंग दी रिकॉर्डिंग नाउ।